आज तक आपने कई लोग देखे होंगे जिन्हें आम खाना बहुत पसंद है। आम का सीजन आते ही आम के दीवानों की दीवानगी उनके सर चढ़कर बोलने लगती है। ऐसे ही एक आम के दीवाने से आपको मिलवाते हैं जिसका नाम है कलावती देवी। सुशीला की सास कलावती को सिर्फ आम खाने का ही शौक नहीं है, बल्कि उसे इस बात का बड़ा घमंड भी है कि उसे हर तरह के आम की जन्म पत्री मालूम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आमों की भला कोई जन्म पत्री होती है? अगर सच में आपके मन में यही ख्याल आया है ना, तो चलिए आपको कला देवी से ही मिलवा देते हैं। बहन जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके पोते की नाक बड़ी चपट नजर आ रही है। आपके परिवार में तो किसी की नाक इतनी चपटी नहीं है। किस पर गया ये? कैसी बात कर रहे हैं बहन जी आप? 2 महीने का बच्चा है, इतनी कम उम्र में कहाँ पता चलता है कि नाक लंबी है या चपटी। ये लो जी, हम कोई हवा में थोड़ी ना बातें कर रहे हैं, अनुभव है तभी तो बता रहे हैं। देखो जी, बताना हमारा फर्ज था, मानो ना मानो आपकी मर्जी। और ऐसा नहीं है कि हम आपके पोते में कमियां निकाल रहे हैं, इसका इलाज भी है हमारे पास। आंटी जी, वैसे मुझे भी ना इसकी नाक थोड़ी चपटी लग रही है, कोई उपाय है तो बताइए ना। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बेटे की नाक हम सबकी तरह ऊंची और लंबी हो। अरे तो मैंने कब इनकार किया? तुम अपनी सास को देखो, आंखें तरह रही है जैसे मैंने कोई झूठ बोल दिया हो। छोड़िए ना आंटी जी, मम्मी जी को आप बताइए ना क्या उपाय है। हाँ, तो उपाय बड़ा ही सरल है। तोतापरी आम का नाम सुना है तुमने? बिल्कुल सुना है आंटी जी, लेकिन तोतापरी आम का मेरे बेटे के नाक से क्या संबंध? अरे पूरी बात तो सुन लो। तोतापरी आम को मिक्सचर में अच्छे से पीस कर मैंगो शेक बना लेना और उसी को दिन में 3-4 बार पिलाओ अपने बच्चे को। फिर देखो इसकी नाक कैसे एकदम पानी हो जाती है। बहन जी, मजाक करेंगे क्या आप? 2 महीने के बच्चे को कौन भला आम चटाता है? और चलिए, हमने आपके कहने से बच्चे को आम चटा भी दिया, तो आम चाटने से उसकी नाक लंबी हो जाएगी? ये कहाँ का गणित पढ़ा रही हैं आप हमें? अरे भाई, कोई ऐसा वैसा आम चटाने को नहीं कह रही हूँ, तोतापरी आम चाटने को कह रही हूँ। तोतापरी आम देखा भी है कभी? अरे तोते की चोंच जैसी नोक होती है उसमें। जब तोतापरी आम आपका पोता खाएगा तो उसकी भी तोते जैसी पानी नाक हो जाएगी। कलावती की जाने की बात। माँ जी, क्या बोलती हैं आप? आम का सीजन तो चल रहा है ना, मंगवा लो क्या तोतापरी आम? क्या पता हमारे मुन्ने की नाक सही हो जाए। अरे बहू, पढ़ी लिखी है तू, ऐसे अनपढ़ जैसी बातें करते शर्म नहीं आती तुझे? ये कलावती कुछ भी बेच कर चली गई और तूने खरीद भी लिया। अरे मूर्ख बना कर गई है तुझे, बेवकूफ 1 नंबर की। अगर ऐसे ही आम खाने से नाक लंबी होने लगती तब तो फिर दुनिया में कोई छोटी नाक का रहता ही नहीं। फालतू के टोटके के चक्कर में मत पड़। और वैसे भी तू बड़ा ज्ञान बगाड़ती है कि 6 महीने से पहले बच्चे को पानी भी नहीं देना, और अब तू आम खिलाने तैयार हो गई। माँ जी, बच्चे की सलामती के लिए जो करना पड़े करूंगी जरूर। क्या पता आंटी जी का नुस्खा काम कर जाए। सास के मना करने के बाद भी मुन्ना की माँ तोतापरी आम मंगाकर चुपके चुपके अपने बेटे को थोड़ा थोड़ा खिलाने लगती है, और आखिर वही होता है जिसका डर था। 2 महीने के बच्चे को आम खिलाने के कारण उसका पेट गड़बड़ हो जाता है और अंत में उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। हो गई तेरे बेटे की नाक लंबी, या अभी भी कुछ बाकी है? मिल गया स्वाद? अपने बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? पर चल, तू तो अभी 24 साल की है, खटिया तो मैं इस कलावती की खड़ी करूंगी। खुद 2 पैसे की अकल नहीं और दुनिया को नुस्खे बांटने चली है महारानी। अगले दिन पड़ोसन कलावती को खरी खोटी सुनाने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। कलावती बहन, जरा बाहर निकलिएगा। क्या बात हो गई आंटी जी? मम्मी जी घर में नहीं है, सत्संग के लिए गई हैं। कुछ जरूरी काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं माँ जी को बता दूंगी। जरूरी काम क्या होगा? तुम्हारी सास के उटपटांग नुस्खों के चक्कर में मेरे पोते की जान मुसीबत में आ गई थी, और पता नहीं मेरी बहू को क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर चली आई कि तोतापरी आम खाने से बच्चे की नाक लंबी हो जाती है। मेरी बेचारी भोली भाली बहू बातों में आ गई कलावती की, और मुन्ने को दिन में 4-4 बार आम खिलाने लगी। पड़ोसन की बात सुनकर बहू सुशीला का सर चकराने लगता है। अरे आंटी जी, ये क्या कह रही हैं आप? आपका पोता तो अभी 2 महीने का है। माँ जी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वाकई माँ जी को ऐसी बेहूदी सलाह नहीं देनी चाहिए थी। छोड़िए ना आंटी जी, हम लोग उन्हें समझा देंगे। बिना बात में आप कुछ कहेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा और गली मोहल्ले में लोग तमाशा देखेंगे, उसका भी क्या फायदा है। पड़ोसन 10 तरह की बातें सुनाने के बाद लौट गई थी, और इधर बहू सुशीला अपना सर पकड़े बैठी थी। जब भी आम का सीजन आता है ना, माँ जी को पता नहीं क्या हो जाता है। ये आम के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। हर आते जाते आदमी को मुफ्त की सलाह बांटना शुरू कर देती हैं और हमें मुसीबत में फंसा देती हैं। मुझे तो लग रहा है किसी दिन सड़े हुए अंडे पड़वाएंगे ये हमारे ऊपर। अगले दिन
आरा सुगंधा, तू अचानक यहाँ? थोड़ी परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना? देख, मुझसे मत छुपाना, जो भी बात है सच सच बता। चाची जी क्या बताऊं, मेरे और अजय के बीच में सब ठीक नहीं चल रहा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं हमारे। हम दोनों को लग रहा है दो अलग अलग पटरी हैं जो कभी साथ हो ही नहीं सकते। मुझे तो लग रहा है शादी करने का डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ले लिया हमने। हम दोनों का साथ निभा पाना बहुत मुश्किल है। अरे बेटा, इतनी सी बात के लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। देख, आम का सीजन है, बाजार जाकर 1 किलो सिंदूरी आम लिया और उसे अपने पति को खिला दे। बल्कि मैं तो कहती हूँ दोनों पति पत्नी खाओ उसे, पूरी गर्मी रोजाना खा, उसके बाद बताना क्या होता है। आपके कहने का मतलब है आंटी जी, मैं आम खाऊं तो मेरा रिश्ता सुधर जाएगा? अरे क्यों नहीं भाई, ऐसे ही थोड़ी ना, नाम उसका सिंदूरी है। सिंदूर की रक्षा करता है वो आम। तू समझ ले, देवताओं का हर शादीशुदा औरत के लिए प्रसाद है, प्रसाद। अरे भाई, हमारे देश की संस्कृति ना, फल फूल हर चीज का कुछ ना कुछ विशेष मतलब है। बस मूर्ख तो हम लोग हैं जो हम उनका अर्थ नहीं जानते। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आंटी कि आप इतने बेसिर पैर की बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कर लेती हैं। आज से पहले मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना सिंदूरी आम खाने से सिंदूर की रक्षा होती है। देख बेटा, जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, अब तेरी मर्जी है, तुझे अमल करना हो तो कर, नहीं करना तो जय राम जी की। वैसे भी किसी ने ठीक ही कहा है, कलयुग है कलयुग। कलयुग में किसी को अकल की बात बताओ तो इंसान दूसरे को मूर्ख ही समझता है। अपने देवर की बेटी सुगंधा को बेसिर पैर की सलाह देने के बाद कलावती उल्टा उसे ही कोसते हुए अपने घर के अंदर आती। अरे भाई मालती, आ गई तो 2 दिन बाद आ रही है, कान खोलकर सुन ले। अगर तेरा यही रवैया रहा ना तो मैं निकाल कर बाहर खड़ा कर दूंगी तुझे। काम वालियों की कोई कमी नहीं है कॉलोनी में। तू रोज रोज छुट्टी मार के बैठ जाती है और फिर तेरी वजह से हम सास बहू का झगड़ा हो जाता है। मेरे को पता है मेम साहब, आपकी बहू कितनी तेज है। काम के वास्ते बहुत चिक चिक करती होगी ना। 2-4 दिन एडजस्ट कर लेने का ना। आप थोड़ी हेल्प कर दिया करो मेम साहब को। मैं कोई जानबूझकर शौक से थोड़ी ना छुट्टी मारती है। अरे ये बड़ी परेशान है मैं आजकल, क्या बताएं आपको। क्यों भाई, तू क्यों परेशान है, कुछ हुआ है क्या? मेम साहब, मेरी बेटी है ना चंदा, शादी की उम्र हो गई है उसकी। उसी की चिंता में दिन रात मेरे को टेंशन लगेला रहता है। कितने लड़के देखे उसके वास्ते, लेकिन कहीं पर भी बात फिक्सिच नहीं होती उसकी। लड़का चाहे खुद उल्टा तवा क्यों ना हो, सबको एकदम गोरी चिकनी लड़की चाहिए। अब मेरी लड़की का रंग थोड़ा दबासा है, इसमें उस बेचारी की क्या गलती बताओ। अरे लाखों में एक है मेरी बेटी, लेकिन किसी की समझ में ये बात आएगी तब ना। सबको सिर्फ गोरी चमड़ी की पड़ेली है। इतनी सी बात। अरे तेरी लड़की का रंग दबा है इसीलिए रिश्ता नहीं हो रहा ना, तो मैं किस मर्ज की दबा हूँ? तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं तुझे उपाय बताती हूँ। अरे सोने की तरह निखर जाएगा तेरी लड़की का रंग। क्या बात कर रही ली मेम साहब, जरूर कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट बताएगी आप। देखो मैं गरीब औरत है, मेरे पास ये हीरोइनों की तरह मुंह चमकाने के लिए। अरे पूरी बात तो सुन, मैं कौन सा तुझे लाख रुपए वाला नुस्खा बता रही हूँ। सफेद आम का नाम सुना है तूने? ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपनी बेटी को बोल, आम के पूरे सीजन में उसे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस रोजाना एक सफेद आम खाना है। 1 आम सवेरे, 1 दोपहर, 1 शाम। फिर देख कैसे सफेद हो जाती है तेरी लड़की की रंगत। क्या बात कर रही ली मेम साहब, सफेद आम खाने से रंग साफ हो जाता है? मैं तो पहली बार सुन रही है। वही तो, तुझे पता भी है, आमों के मामलों में ना पीएचडी कर रखी है मैंने। हर आम के गुण, दोष, स्वाद, रंग, महक सबके बारे में सटीक जानकारी है मेरे पास। मुझे पता नहीं होगा तो किसे पता होगा कौन सा आम किस जगह काम आता है। अब तू ना बातों में टाइम वेस्ट मत कर, फटाफट अपनी लड़की को सफेद आम खिलाना शुरू कर दे। फिर देख कैसे हीरो जैसे लड़कों के रिश्ते आते हैं तेरी लड़की के लिए। हालांकि काम वाले को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक तो गरीब, ऊपर से अपनी कम पढ़ी लिखी सांवली बेटी की शादी में आ रही दिक्कतों से परेशान पुष्पा अपनी बेटी को सफेद आम खिलाने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद घर के काम निपटाने के बाद काम वाली पुष्पा एक बार फिर बहू सुशीला के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सुशीला मेम साहब, थोड़ा पैसा एडवांस मिलेगा क्या? वो क्या ना आज मेरे को सफेद आम की पेटी खरीदने की है। क्यों भाई, पूरी पेटी खरीद के क्या करेगी? ऐसा कौन सा खजाना गड़ा है सफेद आम में? अरे मेम साहब, आपको आपकी सासू माँ ने नहीं बताया है क्या? वो क्या है ना, मेरी बेटी का रंग थोड़ा दबेला सा है, तो उसी के लिए बड़ी मेम साहब ने मेरे को नुस्खा बताया है। देख पुष्पा, पैसे तू ले जा, मैं पैसे देने के लिए मना नहीं कर रही,
लेकिन कुछ तो दिमाग लगा ले, आम खाने से कोई गोरा हो जाता है क्या? और वैसे भी ये गोरा काला ये सब पुराने जमाने की बातें होगी। आजकल तो लोग गुणों पर ध्यान देते हैं। बहू सुशीला उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पुष्पा को तो अब अपनी बेटी को गोरा करने का फितूर सवार हो गया था। इसलिए वो सुशीला से पैसे लेकर आम की एक पूरी पेटी खरीदकर अपने घर पहुंच जाती है और अगले दिन से कलावती के बताए अनुसार तीनों टाइम अपनी बेटी को सफेद आम खिलाने लगती है। माँ जी का बिना लगता है दिमाग ठिकाने पर नहीं है। खुद तो किसी बात की सही जानकारी रखती नहीं और लोगों को ज्ञान बांटने निकल पड़ती है। और सबसे ज्यादा तो गुस्सा मुझे उन लोगों पर आता है जो माँ जी जैसे लोगों से ज्ञान लेने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अरे कोई लॉजिक है इस बात का कि सफेद आम खाने से आदमी गोरा हो जाएगा? हद है। 1 महीने बाद बहू सुशीला का भाई नीरज घर आता है। भैया आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सुशीला रसोई में चाय बना रही थी कि अचानक किचन का बल्ब फ्यूज हो जाता है। लो, रसोई का तो बल्ब फ्यूज हो गया। तो रुक सुशीला, मैं अभी चेंज कर देता हूँ। सुशीला का भाई स्टूल पर खड़े होकर रसोई का बल्ब चेंज कर रहा था कि अचानक स्टूल का बैलेंस बिगड़ता है और वो धम से आकर जमीन पर गिर पड़ता है। हाय, मर गया रे सुशीला, लग रहा है मेरी टांग टूट गई। हाय राम, दर्द से हाल बेहाल हो रहा है। भाई को दर्द से चिल्लाते देख सुशीला जल्दी से रिक्शा बुलाती है और अपने भैया को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। वहां जाने पर पता चलता है कि वाकई सुशीला के भाई नीरज का पैर टूट गया है। घर आने के बाद, मुझे माफ कर दो भैया, ना मैं किचन का बल्ब आपसे चेंज करवाती, ना आप गिरते और ना ही आपका पैर टूटता। सब कुछ मेरे कारण हुआ है। अरे नहीं पगली, तू खुद को क्यों दोष दे रही है? जो होना था सो गया। बस अब मैं 40 दिन के लिए तेरे यहाँ फंस गया। ट्रेन से वापस अपने घर जाने की कंडीशन तो है नहीं मेरी। भैया इस हालत में मैं आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगी। जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता आप मेरे साथ ही रहेंगे। तेरे भाई का पैर ठीक करने का रामबाण उपाय है मेरे पास। तो ऐसा कर, अपने पापा जी को फोन लगाकर 5 किलो लंगड़ा आम मंगा ले। क्या बात कर रही है माँ जी आप? लंगड़ा आम से क्या होगा? ला जी, अब ये मत कहना कि तुम्हें भी नहीं पता कि लंगड़ा आम खाने से टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाती है। अरे ऐसे ही थोड़ी ना उस आम का नाम लंगड़ा रखा गया है, इसके पीछे ठोस वजह है। यकीन ना हो तो खाकर देख ले। मैं तो कहती हूँ ये प्लास्टर उतार कर फेंक दे और मेरे बताए अनुसार दबा के लंगड़ा आम खा, फिर देख कमाल। डॉक्टर तो बिना बात ही हजारों रुपए का बिल बना देंगे और 100 चौंचले बताएंगे 100 अलग। तो ऐसा कर बहू, इसके पैर में गरम पट्टी बांध, आम के पत्तों से सिकाई कर और जितना हो सके उतना लंगड़ा आम खिला इससे। अरे बहन, डॉक्टर का खर्च मैं उठा लूंगा, लेकिन ये टोटका तू मेरे ऊपर मत आजमाना। हद कर दी है माँ जी ने। न जगह देखती है न समय देखती है, कहीं भी शुरू हो जाती। एक तो बेचारे भैया वैसे ही दर्द से बेहाल है, ऊपर से माँ जी अपने बेहुदा आइडिया बताकर उन्हें डरा रही हैं। जैसे ही पड़ोसन को पता चलता है कि सुशीला के भाई का पैर टूट गया है, वो उससे मिलने के लिए उनके घर आती है। अरे सुशीला, एक बात बताए, बुरा मत मानना। अपने भैया को ना अपनी सास से थोड़ा बचा कर रखना। क्या बात हो गई आंटी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे बड़ी बेहूदी है तुम्हारी सासू माँ। मेरी बहू को नुस्खा बताकर गई कि आपके बच्चे की नाक चपटी है तो उसे तोतापरी आम खिला दो। और वो विमला की बेटी सुगंधा उसे सलाह दी कि सिंदूरी आम खाने से पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है और पति की आयु लंबी होती है और आपसे संबंध सुधर जाते हैं। उसके पति और उसके बीच में कुछ ठीक नहीं था। काउंसलिंग के लिए बोला था उन्हें और वो बेचारी काउंसलिंग में जाने के बजाय सिंदूरी आम खा रही थी। तलाक हो गया उसका उसके पति के साथ, अपने मायके आकर बैठी अभी। इसीलिए बोल रही हूँ अपनी सास से थोड़ा बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाई की टूटी टांग का इलाज भी वो आम खिलाकर ही करते। माँ जी की वजह से आप लोगों को जो कुछ भी झेलना पड़ा उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आप ठीक कह रही हैं आंटी जी। अभी तक तो मैं माँ जी की बातों को सिर्फ उम्र का तकाजा समझकर इग्नोर कर देती थी, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि उन्हें रोकना बहुत जरूरी हो गया है, वरना उनकी बातों से न जाने कितने लोग ऐसे ही भ्रमित होते रहेंगे। मेम साहब, मैं भी कुछ कहना चाह रही है। बड़ी मेम साहब ने बोला था सफेद आम खाने से रंग गोरा होता है, उसकी वजह से मैंने कर्जा लेकर आम की 2 पेटी मंगवाई। आम खा खाकर मेरी बेटी का पेट बिगड़ गया, मुंह पर फोड़े निकल आए, लेकिन मजाल है जो रत्ती पर भी रंग साफ हुआ हो। सुशीला सास के कारनामे सुनकर परेशान हो रही थी, तभी उसे सास के चीखने की आवाज सुनाई देती है। सुशीला सास के कमरे में पहुंचती है, देखती उसकी सास जमीन पर अपना पैर पकड़े बैठी थी। अरे माँ जी, क्या हो गया? अरे बहू, सब मेरी गलती है। थोड़ी देर पहले मुझसे तेल गिर गया था, मैंने उसे साफ नहीं किया और खुद ही अपने गिराए तेल में मेरा पैर फिसल गया। हाय हाय, लगता है मेरी भी हड्डी टूट गई। तू जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर चल, दर्द से मेरी जान निकली जा रही है। कमाल करती है माँ जी आप।
अभी कल ही तो आप मुझे बता रही थी, हड्डी टूटने पर अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर बिना बात का बिल बनाकर लूटते हैं। आपको अस्पताल ले जाकर पैसों और समय की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं करूंगी मैं अभी बाबूजी को फोन करके लंगड़ा आम की पेटी मंगवा लेती हूँ। मैं तो कहती हूँ आज से आप खाना बंद ही कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ लंगड़ा आम खाइए, ताकि जल्द से जल्द आपके पैर की हड्डी जुड़ जाए। और क्या बताया था आपने? हाँ, दिन में 3 बार आपके पैर पर आम के पत्ते बांधकर सिकाई करनी है, और प्लास्टर की जगह गरम पट्टी, वो तो मैं अभी बांध देती हूँ। अरे बहू क्या बकवास किया जा रही है, मैं कह रही हूँ दर्द से मेरी जान निकल रही है और तू मुझे ज्ञान भगा रही है। अपना ज्ञान अपने पास रख और तुरंत अस्पताल लेकर चल मुझे। अरे माँ जी, बड़ी जल्दी हथियार डाल दिया आपने। मैं तो कहता हूँ लंगड़ा आम खाइए, लंगड़ा खाकर 4 दिन में भांगड़ा करने लगेंगी आप। ये डॉक्टर, दवाइयां, ये सब बेकार की चीज है। बेचारी कलावती, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं माफी मांगती हूँ, मुझे पता है मैं सबको ऊट पटांग नुस्खे बताकर वाहवाही लूटने की कोशिश करती थी। आम खाने से स्वाद तो मिलता है, लेकिन ना तो लंगड़ा खाने से टूटी टांग जुड़ती है और ना सफेद आम खाने से रंग हो रहा होता है। मैं सबसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे अस्पताल लेकर चलो बस। आखिर कलावती की अपनी गलती कबूलने के बाद ही बहू सुशीला उसे अस्पताल लेकर जाती है, और उस दिन के बाद कलावती सभी को आम के उल्टे फुल्टे नुस्खे बताने बंद कर देती है। ये है हमारा शर्मा परिवार, जिन्हें खाना खाने का बड़ा ही अजीब शौक है। अब आप सोच रहे होंगे कि खाना खाने का शौक है तो इसमें क्या हुआ, खाने का शौक तो काफी सारे लोगों को होता है। अरे अजीब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रुकिए मैं आपको बता क्यों रही हूँ। मैं आपको सीधा दिखाई देती हूँ, चलिए। शर्मा परिवार का घर, जहाँ खाने के टेबल पर यशोदा जी बड़ी बड़ी थाली लगा रही हैं। वाह वाह, आज तो बड़ा ही मजा आने वाला है लगता है। माँ, आज तो बाहुबली थाली है, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। अरे सब्र करो, जल्द ही बहू लाती होगी, मुझे थालियां तो लगाने दो पहले। अरे माँ, आप इस तरह थालियां लगा रही हैं, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। आज तो मैंने दिन भर कुछ खाया भी नहीं है। बाहुबली थाली के बारे में सोच सोच कर ही मेरे तो मुंह में पानी आने लगा था। क्या हुआ, अभी भी कुछ नहीं समझी क्या? तो चलिए मैं आपको आज सुबह की शुरुआत से समझाती हूँ कि आखिर ये बाहुबली थाली है क्या। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो। आज तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो सच में बहू, और आज तो तुम्हारी पहली रसोई भी है तुम्हारे ससुराल में। हाँ सिमरन, आज तो तुम ऐसा खाना बनाना कि सब लोग तुम्हें 1100 रुपया शगुन दे दे। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप सबके लिए ऐसा कुछ बनाऊं जो आप सबको पसंद आए। बहू, हमारे यहाँ तो सब अलग अलग खाने के शौकीन हैं, जैसे गुजराती थाली, पंजाबी थाली, बंगाली थाली। तुम ना आज इन सब से कुछ हटकर बनाओ। हाँ बेटा, आज कुछ ऐसा बनाओ जो आज तक हमने खाया ही ना हो। हाँ भाभी, जिसमें सब कुछ अलग अलग चीजें हो, बहुत सारी हो। अच्छा, ऐसा कुछ तो आप सब बाहुबली थाली खाना पसंद करोगे, जिसमें 20 से भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, सब कुछ अलग। इतनी बड़ी थाली में सब कुछ बनता है। क्या बाहुबली थाली? मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अरे बेटा, अब तुमने नाम ले ही लिया है तो हमसे तो रहा भी नहीं जाएगा। ऐसा करो, तुम बना ही दो। हाँ बहू, बाहुबली थाली बना दो, सब लोग बड़े ही खुश हो जाएंगे। और हाँ, सब लोग बाहुबली शगुन भी तैयार रखना मेरी बहू के लिए। लेकिन मेरा तो आज सारा दिन निकल जाएगा बाहुबली थाली बनाने में। अरे कोई बात नहीं, अब इतनी सारी चीज़ें बनेगी तो वक्त तो लग ही जाएगा ना। कोई बात नहीं, हम रात को सब लोग साथ में बाहुबली थाली खाएंगे। हाँ हाँ बहू, तुम आराम से आज सारे दिन तैयारी कर लो, हम सब रात को मिलकर खाना खाएंगे। सिमरन की बाहुबली थाली ने सबके दिल में अभी से अरमान जगा दिए थे। पूरा दिन हर कोई सदस्य बस इसी के बारे में सोच रहा था। चलो, अब सब्जियां तो ले ली है, अब पानी पूरी खाकर चलते हैं। अरे नहीं, आज तुम दोनों खाओ, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वैसे तो तुम कहती रहती हो पानी पूरी खाते हैं, आज क्या हो गया? अरे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आज बस मैं कुछ खाना नहीं चाहती, पेट को हल्का रखना चाहती हूँ। वो क्या है ना, आज हमारी बहू की पहली रसोई है, तो वो हम सबके लिए बाहुबली थाली बनाने में लगी है। अब हम यहाँ खा लेंगे तो उसे बुरा नहीं लग जाएगा क्या? वाह वाह यशोदा बहन, तेरे तो भाग जाके क्या बहू मिली है, आज बाहुबली थाली बना रही है। अरे यही नहीं कह रही थी, उसमें 20 से भी ज़्यादा चीज़ें होती है,
अब पता नहीं क्या क्या बना रही है, इसलिए ना मैं कुछ नहीं खाऊंगी। हाँ, अभी इतनी सारी चीजें हैं तो पेट में जगह तो रहनी चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, हम दोनों ही खा लेते हैं। आज तो मैं पेट भर के बाहुबली थाली खाऊंगी। ये हाल सिर्फ यशोदा का नहीं बल्कि घर के हर एक सदस्य का था, जो अपने पेट में बाहुबली थाली के लिए जगह बचा रहा था। विहान के ऑफिस में जब उसके दोस्त उसके पास आते हैं। चलो आ जाओ, हम सब ने पिज्जा मंगवाया है। पिज्जा? नहीं नहीं, अरे क्या हो गया, चलना, रुक क्यों गया? तुम लोग खाओ, मेरा मन नहीं है आज। मन नहीं है? पिज्जा का मन नहीं है? हाँ, आज जरा पेट ठीक नहीं लग रहा है तो मैं पिज्जा विज्जा नहीं खाना चाहता हूँ। सच में नहीं खाएगा? अरे बहुत अच्छा पिज्जा है, पूरा चीज से भरपूर, मिस हो जाएगा अगर तूने नहीं खाया तो। अरे नहीं नहीं, आज मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का। तुम लोग खाओ ना, मैं नहीं आऊँगा। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। आज तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। सारी जगह बस बाहुबली थाली के लिए बचा के रखूंगा। इतनी सारी चीज़ें खानी, अगर पिज्ज़ा खाकर पेट भर जाएगा तो बाहुबली थाली नहीं खा पाऊंगा। आज तो कुछ नहीं खाऊंगा मैं। बाहुबली थाली का नाम सुनकर ही सबके मन में इतना उत्साह भर गया था कि हमारी नीति का तो पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था। आलू टिक्की, पूरी, सब्जी, पनीर लबाबदार, मिक्स वेज की सब्जी, पुलाव, जलेबी, समोसा, पता नहीं क्या क्या होगा बाहुबली थाली में। सुबह से यही पन्ना पढ़ रही हूँ लेकिन एक शब्द नहीं पढ़ पा रही हूँ। सिर्फ आंखों के आगे पकवान घूम रहा है। पता नहीं भाभी ने बाहुबली थाली में क्या क्या रखा होगा। नीति नीति ही सोचना बंद कर और पढ़ाई पे ध्यान दे। मुझे तो सोचते सोचते ही भूख लगने लगी है। अब रात तक कैसे कंट्रोल कर पाऊंगी। अरे भाई, अब बाहुबली थाली का जब नाम सामने आ गया हो तो किसका पढ़ाई में मन लगेगा और किसका सोने में। नीति के साथ उसके पापा भी जी तोड़ मेहनत कर रहे थे कि वो रात तक भूखे रहे, जिससे वो पेट भर के बाहुबली थाली का मजा ले सके। अरे क्या बात है सुरेश, आज तो जमकर मेहनत हो रही है। वजन एक दिन में ही कम करने का इरादा है क्या? अरे ज़्यादा नहीं, लेकिन 1-2 किलो भी कम हो जाए तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि आज रात को वज़न और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्या भाई, आज रात को ऐसा क्या है? अरे बस ऐसा समझ लो कि राजभोग का आयोजन है, बाहुबली राजभोग का आयोजन। वाह वाह, लगता है आज तो तुम्हारी शाही दावत होने वाली है। ऐसा ही बोल सकते हो तुम। फिर तो मैं तुम्हें एक और कसरत बताता हूँ जिससे तुम आसानी से 1 किलो कम कर सकते हो। अरे बताओ बताओ, वैसे भी खाने के बाद तो मेरा वज़न फिर से बढ़ने ही वाला है। पूरे दिन में सबकी सोच बस एक बाहुबली थाली पर अटकी हुई थी और अब वो समय आ गया था जब उनका सपना सच होने वाला था। टेबल पर बड़ी बड़ी थालियां सज चुकी थी और हर किसी को बस सिमरन का इंतजार था। अरे माँ, कितनी अच्छी तड़के की खुशबू आ रही है ना। हाँ भैया, और साथ में जीरा राइस की भी। बहू को कहो कि अब जल्दी से थाली लाए, हमसे और इंतजार नहीं होता भाई। मैं ना कैमरा लेकर तैयार हूँ। सबसे पहले तो मैं बाहुबली थाली का फोटो निकालूंगी। अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये लो आ गई बाहुबली थाली। इसकी साइज तो देखो कितनी बड़ी है। अरे आप खाकर थक जाएंगे लेकिन चीजें खत्म नहीं होंगी। अच्छा अच्छा, बेटा ज़रा बताना तो क्या क्या है इस थाली में। तो दिल थाम कर सुनिएगा सब। ये रहा खीरा, गाजर, टमाटर, प्याज, पत्ता गोभी, ये काजू, नमकीन, ये आलू की चिप्स, ये दही, रायता, अचार, पापड़, नींबू, सूप। सिमरन ने जो जो चीजें बताई थी वो सब ज्यादातर थी तो सलाद की चीजें या फिर नमकीन, और जो मेन खाने की चीज थी जो सिमरन ने अंत में बताई, ये रहे आप सबके पसंद के दाल चावल। दाल चावल? दाल चावल के लिए मैंने 2 किलो वज़न घटाया था। इस बाहुबली थाली के लिए मैंने कल की एग्जाम की तैयारी भी नहीं की। बहू, यही थी तुम्हारी बाहुबली थाली? जी माँ जी, देखिए पूरी 20 चीजें हैं ना। हाँ 20 चीज है, सही है। चलो सब लोग खा लो दाल चावल, मेरा मतलब है ये बाहुबली थाली। हाँ, इसलिए आज मैंने चीज पिज्जा मिस कर दिया था। अब सबको बाहुबली थाली पसंद आई है तो कल मैं तंगबली थाली भी बना दूंगी। नहीं बेटा नहीं, तुम सीधा साधा खाना ही बना देना, कोई बात नहीं, वही चलेगा।
तो आपने बनाई या नहीं बाहुबली थाली? बबीता और तेज दोनों भी शहर में रहते थे। दोनों मियाँ बीवी जॉब करते और एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। जब गांव में रह रही तेज की माँ कावेरी को अकेले रहने में दिक्कत होने लगती है तो तेज उसे बिना बताए गांव चला जाता है। माँ चलो, मैं आपको लेने आया हूँ। पापा को गए हुए पूरा 1 साल होने को आया है। मैं समझ सकता हूँ अकेले रहने में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही होगी आपको। अरे लेकिन लल्ला, मैं शहर में सही से रह पाऊंगी ना? वहाँ का रहन सहन सब कुछ अलग होता है। और बहू बबीता को तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना मेरे वहाँ आने से? जैसे मैंने आपको यहाँ बिना बताए आकर सरप्राइज दिया, वैसे ही मैं आपको गांव से शहर ले जाकर बबीता को सरप्राइज दूंगा। और मुझे पूरा यकीन है उसे कोई ऐतराज नहीं होगा। चलो माँ, कार में बैठकर जाएंगे। रुक जा लल्ला, मैं भी सारा सामान बांध देती हूँ। कावेरी अपना सारा सामान लेकर गांव से शहर के लिए कार में सवार होकर निकल जाती है। और जब बबीता अपनी गंवार सास को अपने अपार्टमेंट रूम के दरवाजे पर देखती है तो वो मुंह बना लेती है। ओह गॉड, ये मेरी गंवार सास यहाँ कैसे टपक गई? ये तेज भी ना, इसकी तो मैं बैंड बाद में बजाती हूँ। अरे ओ बबीता बहू, यूं ही निहारती रहेगी या जरा हट कर अंदर आने भी देगी? अब जी मम्मी जी। मैं तेरी मम्मी जी नहीं, सासू माँ हूँ। सासू माँ बोल बेटा, सासू माँ। कावेरी पूरे घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। हाय लल्ला, एकदम लल्लन टॉप घर बनाया है तूने। सच में मेरी सारी गांव की सहेलियां तेरी और बहू की तारीफों के पुल बांधती रहती है, और कुछ तो बहुत जलती भी है। व्हाट्स दिस लल्ला मम्मी जी? आई मीन सासू माँ। अरे वो माँ ना मुझे बचपन से ही प्यार से लल्ला बुलाती है, जैसे तुम्हारी मॉम तुम्हें बेबी डॉल बुलाती है ना, वैसे ही। ओह गॉड। कावेरी जब रसोई में जाती है तभी फ्रिज और अवन को देखकर चकित रह जाती है। वो बार बार फ्रिज को खोलती है और बंद करती है और ठंडी हवा के मजे लेती है। हाय हाय हाय, यह बर्फीली अलमारी कितनी सुंदर है। इसमें तो सारा खाना, दूध, मलाई, मक्खन, पानी सब रखा जा सकता है। मुझे जिस दिन गर्मी लगेगी ना, मैं उस दिन इसमें आकर बैठ जाऊंगी। नहीं सासू माँ, उसके लिए हर रूम में एसी लगाई हुई है, उससे रूम अपने आप ठंडा हो जाएगा। और प्लीज ऐसे इस फ्रिज को बार बार खोल बंद मत कीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बिगड़ जाएगा। जाके जाके सारी जाके नहीं, वो ओके होता है, अंसारी नहीं, सॉरी। भाई भाई। अच्छा ये बता, ये छोटा सा डिब्बा क्या है? ये कोई डिब्बा नहीं, ये एक अवन है। इसमें जो रखोगे वो गर्म हो जाएगा। अच्छा, वाह वाह वाह, शहर तो सच में गांव से कई कदम आगे निकल गया है। कावेरी शहर के तौर तरीकों से अनजान होती है। वो सुबह सवेरे उठकर घर के दरवाजे पर गोबर लिपती है और नींद काफूर बबीता को गोबर की बदबू आती है और वो नींद से उठकर नाक पे हाथ रखकर दरवाजे पर आती है। सासू माँ, ये आप क्या कर रही हो? ये गंदी बदबू वाला गोबर यहाँ पर क्यों लगा रही हो? अरे ये शहर की पॉश बिल्डिंग के कोई गांव का आंगन तबेला या मुख्य द्वार नहीं है। अब सारी वो क्या है ना, गोबर लिपने से घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। हाँ। एक दिन जब बबीता की फ्रेंड्स घर पर आती हैं तब, ये देख बबीता, ये मैं और मेरी सास, हम दोनों रिसेंटली लंदन जाकर आए। मेरी सास ना बहुत कूल है। यस, मेरी मदर इन लॉ भी। इनफैक्ट मैं तो उनके साथ एक ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर रही हूँ पार्टनरशिप में। इधर मैं अपनी इस अनपढ़ बुद्धू गवार सास के साथ नीचे के सब्जी मार्केट तक नहीं जा सकती, और इस गवार बुढ़िया के साथ मैं लंदन जाऊं, तब तो मुझे वहां के मेंटल हॉस्पिटल में ही भर्ती होना होगा, क्योंकि ये बुढ़िया सच में मेंटली बना देती है। इडियट ओल्ड वुमन। तभी वहां पर कावेरी सभी के लिए शरबत लेकर आती है और कहती है,
ये लो बिटिया रानी, ये ला। यार बबीता, ये तेरी सास हिलो क्यों बोल रही है? क्या हम सबको यहाँ से हिलाने का इरादा है क्या? सासू माँ, आपसे कहा था ना चुपचाप अंदर बैठकर टीवी देखिए, फिर क्यों आई आप बाहर मेरी नाक कटवाने? सारी बबीता बहू, सारी। इस आंटी जी ने तो गवार होने के पीएचडी कर रखी है। मुझे नहीं पता था कि तेरी सास गांव की है और इतनी अनपढ़ और पागल है। इन्हें सर्कस भेज देना, फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज है ये। सबके पेट दुखने लग जाएंगे इनकी बातें सुनकर। बबीता को अपनी फ्रेंड से ये सारे ताने सुनकर बहुत बुरा लगता है और उनके जाने के बाद, सासू माँ, आज के बाद अगर घर में कोई भी गेस्ट आया ना तो आप कमरे से बाहर नहीं आएंगी, मैं कह दे रही हूँ आपसे। ऐसे ही एक दिन जब कावेरी हर कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी वो बबीता के कमरे में आकर देखती है कि बबीता का कमरा एसी से पूरा ठंडा हो चुका है और बेड पर पड़ा उसका फोन भी बर्फ की तरह ठंडा हो चुका है। हाय हाय, बेचारी मेरी बीजी मेहनती बहू, फोन पर ही तो इसका सारा काम होता है। एसी की ठंड से इसके फोन की तो कुल्फी जम गई है। इसे उस आबिन में रख देती हूँ। बहू ने कहा था कि कोई भी चीज ना गर्म हो जाती है। वही करती हूँ। कावेरी बबीता के फोन को अवन में रख देती है और बटन प्रेस करते ही अवन ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद बबीता गुस्से से आग बबूला हो जाती है। सासू माँ, अरे हद होती है गवार होने की, लेकिन आप तो उसे भी पार कर रही हो। आप गवार होने के साथ साथ मेंटली इल भी हो। पता नहीं क्यों बांध दिया इस घूचू तीज ने आपको मेरे गले। मैं तो तंग आ गई हूँ आपकी हरकतों से। बबीता बहू, मुझे माफ कर दे। सारी बहू, सारी, मेरे कारण तेरा इतना सारा नुकसान हुआ। माफ कर दे बहू। आपकी माफी मांगने से फोन ठीक हो जाएगा क्या? अब अपनी इमोशनल ड्रामे की टेप शुरू मत करिए। सच में आप पे तो ब्रेन है ही नहीं। ट्रेन? कैसी ट्रेन बहू? ओह गॉड, शट अप सासू माँ, शट अप प्लीज। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। फिर एक बार जब कावेरी वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करती हैं तब, अरे ये वॉशिंग मशीन चल क्यों नहीं रही? लगता है इसे उल्टा करना होगा। कावेरी वॉशिंग मशीन को उल्टा कर देती है और सारा साबुन का पानी फर्श पर फैल जाता है, जिसके कारण कावेरी का पैर फिसलता है और वो जोर से कमर के बल जमीन पर गिर जाती है और उसके पैर में भी मोच आ जाती है। हाय दया, मेरी कमर, मेरा पैर। फिर अगले दिन बबीता के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। रात भर जागकर मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है मेरे लैपटॉप में। अगर आज प्रेजेंटेशन नहीं दे पाई तो मुझे तो पक्का जॉब से निकाल देंगे। अरे चिंता मत कर बहू, आज तेरी ही सफलता होगी, देखना। बबीता ऑफिस के लिए निकल जाती है। तभी थोड़ी देर बाद कावेरी देखती है कि बबीता तो अपना लैपटॉप अपने कमरे में ही भूल गई है। अरे ये क्या, बबीता बहू तो अपना लैपटॉप यहीं पर छोड़ गई है। कह रही थी कि इसमें ही वो प्रेजेंटेशन बनाया है। इससे पहले कि बहू को वो लोग नौकरी से निकाल दे, मैं ये लैपटॉप उस तक पहुंचा देती हूँ। बबीता अपने मोच आए हुए पैर से बबीता के ऑफिस का कार्ड लेती है और रास्ते भर में सबसे पता पूछ पूछ कर पैदल ऑफिस तक पहुंचती है और देखती है कि बबीता रो रही है। छूट गई मेरी नौकरी, अब मैं क्या करूं? 2 मिनट में प्रेजेंटेशन दिखाना है मीटिंग में, क्या करूं? गॉड। बबीता बहू, ये टीयर्स। ये ले तेरा लैपटॉप। लंगड़ लंगड़ कर चल के आई ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ओह गॉड, ये लैपटॉप घर पे ही था। मुझे लगा कि मैंने टैक्सी में खो दिया और खामखा रोती बैठ गई। थैंक यू सो मच सासू माँ। पर आपके पैर को तो मोच आई थी ना, फिर भी मेरी नौकरी मेरे सपने को बचाने के लिए आप आई। आई एम सो सॉरी। मैं हमेशा से ही आपको बस गंवार गंवार कहती ताने कसती आई हूँ, लेकिन आज मुझे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सीख आपने दी है कि पढ़े लिखे हो या अनपढ़, गांव के हो या शहर के, आपका स्वभाव ही आपकी सच्ची पहचान है। आई लव यू सासू माँ। छप्पी तो दे दो एक।
अरे क्यों नहीं बहू, आजा। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगते हैं और आखिरकार बबीता को अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाता है। और इस खूबसूरत हादसे के बाद दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लगते हैं। जब भी कोई किस्सा या कहानी सुनी जाती है या सुनाई जाती है तो उस हर किस्से कहानी में ज़्यादातर गलत मर्द ही निकलते हैं, औरतें तो बस जुल्म सह रही होती हैं। पर क्या ये सच है? कुछ हद तक, पर हमेशा नहीं, क्योंकि ऐसे कई घर हैं, आपके आसपास भी होंगे, जहां अत्याचार पुरुषों पर हो रहे हैं। ऐसा ही एक पुरुष था विवेक। ये कहानी शुरू होती है केतकी भवन से, जहां केतकी अपने पति, 2 बेटों, बेटी और बहू के साथ रहती थी। एक बड़ा सा भरा पूरा परिवार। सुबह के 8 बजे विवेक अपने कमरे में तैयार हो रहा था, तभी वहां वरुण आता है। भैया जरा 200 रुपये दो ना। अरे कल ही तो तूने मुझसे 500 रुपये लिए थे टीचर्स डे का बोलकर, अब किस बात के 200 रुपये? कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं भैया, कोई बच्चा नहीं हूँ कि खाली जेब सभी के बीच चला जाऊँ। यहाँ सभी कैंटीन में जाते हैं तो मुझे भी जाना पड़ता है, पर हाँ मैं खर्च नहीं करूँगा, पैसे जेब में होने चाहिए बस। अच्छा तो ये बोलना, ये ले 500 रुपये, अब इसे उड़ाने मत लगना। थैंक यू भैया। और अपने भाई से पैसे लेकर वरुण फौरन अपना बैग उठाकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। तैयार होकर विवेक जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलता है, उसकी माँ उसे टोकते हुए कहती है, नहीं लेकर आया ना तू मेरी दवाइयाँ? अरे हाँ मम्मी, मैं तो भूल ही गया। आपने प्रिस्क्रिप्शन दी थी, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। मेरी जेब में रहती ना तो मुझे अच्छे से याद रहता। क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास है, तू तो टेबल पर ही छोड़कर चला गया था। एक काम बोला था मैंने तुझे, वो भी तुझसे हुआ नहीं। मेरी बीपी की दवाइयाँ लानी थी, ऐसा तो नहीं है कि मैं तुझसे कोई गले का हार मंगवा रही थी। खैर तुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं तो ऐसे भी तेरे लिए बोझ हूँ ना, कल मरती आज मर जाऊं। सास ससुर के ताने सुनकर बुरे से बुरी स्थिति से गुजरकर तुम लोगों को बड़ा किया, और आज तुम लोगों को मेरी दवाइयाँ भारी हो रही हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्या ना मेरे दिमाग से निकल गया, पता नहीं कैसे। ऐसे ही हमारे दिमाग से भी चीज़ें निकल जाती तो स्कूल के बाद तुम लोग कभी घर ही नहीं आ पाते। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ती है, चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है। और हमारे आगे तो तुम 3 बच्चे थे, यहाँ तुम चारों के आगे बस हम दो को ही देखना है तुम्हें, और तुमसे वो भी नहीं हो रहा। आजकल के बच्चों को तो पीजी वाली लाइफ चाहिए, जब मन किया उठे, जब मन किया सोए, हाथ में लैपटॉप लेकर इधर उधर डोले, कॉफ़ी पी और सो गए। जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता कोई। फिर से वही सब। पूजा, मेरे लिए नाश्ता लाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ये कहकर विवेक भगवान का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर चला जाता है। ये लीजिए, अगर सच बोल दो तो ये खाने पर गुस्सा दिखाते हैं। बैठे बैठे बना बनाया खाना मिल रहा है ना, तो बोली तो निकलेगी। ऑफिस से आने दे इसे, रात को इसे कुछ भी परोसने की ज़रूरत नहीं है बहू। इससे भी तो पता चलना चाहिए कि खाने का अनादर करने की सज़ा क्या होती है। रात को थका हारा विवेक काम से घर लौटता है। खाना लगाओ यार पूजा, बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है। पहले ये बताओ, तुम शिमला मिर्ची लेकर आए? सुबह टमाटर भूल गए, अभी शिमला मिर्ची। तो कल के जो वेजिटेबल थे उससे बस हम सबके लिए ही सब्जी बन पाई है। पूरी बात बताओ ना भाभी, जो हरकत आपने सुबह की है उसके बाद पापा ने आपको खाना देने से मना किया है। भाई मेरा डिनर हो गया, मैं चलती हूँ। एक एक करके सभी खाकर चले जाते हैं। भूख के मारे अब विवेक के सर में दर्द होने लगता है। वो पूजा से कहता है, पूजा ज़रा चाय बना देना। चाय के लिए तो पापा ने मना नहीं किया है ना। अब 10 बार मैं किचन में नहीं जा सकती। चाय पीनी है तो खुद बना लो। वैसे भी तुम सब्जी लेकर नहीं आए थे, तुम्हारे कारण मैं पिज्ज़ा नहीं बना पाई, तो अब तुम तो मुझसे कुछ उम्मीद ही मत रखना। मैंने कहा था कि आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, पर नहीं। अरे ऑफिस में काम ही इतना था पूजा, एक तो मैं टिफ़िन लेकर नहीं गया, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, और वहाँ कैंटीन में खाने तक का ऑफ नहीं दिया आज बॉस ने मुझे। काम ही इतना है। चलो कोई बात नहीं, मेरी ही गलती हो गई। मैं कल सुबह उठते ही तुम्हारे लिए शिमला मिर्ची ले आऊँगा बस। और इतने थके होने के बाद भी विवेक खुद चाय बनाकर पीता है। अगली सुबह उठते ही सबसे पहले विवेक पूजा की पसंद की ताज़ी सब्जी लाकर रसोई में रख देता है। चश्मे वाले से पापा का चश्मा लाना बाकी है, मम्मी का टूथपेस्ट ले आता हूँ, सब्जी हो गई। मम्मी की दवाई तो कल रात ही मैं ला चुका हूँ, अब कुछ बाकी नहीं। और फटाफट विवेक सारा काम करके ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। नाश्ता करके विवेक ऑफिस जा ही रहा था कि उसे रास्ते में शर्मा जी मिल जाते हैं। अरे बेटा, अच्छा हुआ तू मुझे यहीं मिल गया।
मैं तेरे ही घर आ रहा था। वो क्या है ना, अब शादी की उम्र हो गई है प्रेम की, तो सोचा प्रिया से उसकी बात चला दूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात कह दी अंकल आपने। मैं घर पर बात करता हूँ। आप एक काम कीजिए, प्रेम का बायोडाटा और फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। और घर लौटते हुए विवेक सबसे पहले सभी के सामने इसी बात को रखते हुए कहता है, बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता सामने से चलकर आया है प्रिया के लिए मम्मी। हमारी प्रिया का भाग्य इतना अच्छा है, ऊपर से प्रेम एक नंबर लड़का है, 1.5 लाख रुपए महीने कमाता है और कोई बुरी आदत भी नहीं है उसमें। तो आप शादी कर लो भाई उससे, 1.5 लाख घर पर आ जाएंगे। पैसे से ही मतलब है ना? अरे बहना, तू तो नाराज़ हो गई। हम कोई धक्का देकर थोड़ी ना तुम्हें इस घर से बाहर निकाल रहे हैं। पहले लड़के से बातचीत कर ले, पसंद नहीं आया तो देखा जाएगा। नहीं बर्दाश्त हो रही क्या भाई मैं आपको इस घर में? मैंने कह दिया ना, अभी मेरा शादी करने का मन नहीं है, मुझे कम से कम 1-2 साल चाहिए। अच्छा ठीक है, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा रिश्ता दोबारा मिलेगा। लड़के वाले सारा खर्च खुद लगाकर शादी करना चाह रहे थे मम्मी। चाह रहे थे तो क्या मेरी बेटी के बिना मर्जी के मैं शादी कर दूं उसकी? हैं? तेरा जो करने का मन करता है तू कर प्रिया, मैं हूं ना तेरे आगे खड़ी। बेचारा विवेक, 24 घंटे में एक भी ऐसा पल उसके दिन में नहीं होता था जिसमें उसे सुकून मिले। रात को प्रेम जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटता है, पूजा अपनी सहेली से फोन पर बातें करना शुरू कर देती है। क्या तू दुबई जा रही है? पर तू तो अभी बैंकॉक से वापस आई थी ना। अच्छा, वो एनिवर्सरी पर गए थे और ये तेरे बर्थडे पर जा रहे। सही है यार तेरा। मुझे कहाँ फॉरेन जाने को मिलेगा, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। अरे मैं तो हनीमून पर भी गोवा गई थी। अरे मैं भी कहाँ तेरी किस्मत से अपनी किस्मत को जोड़ने लगी, सब भाग्य का खेल है। ये कहकर पूजा फ़ोन रख देती है। किसका फ़ोन था? जरा से शर्म नहीं आई ना, मुंह खोलकर पूछ लिया किसका फ़ोन था। अरे किसी का भी फ़ोन हो, काले कौवे का फ़ोन था। पर उसका जीवन तो देखो, क्लास में मेरे पीछे बैठती थी और मेरी कॉपी से देख देख कर लिखती थी, और आज कहाँ उसका जीवन अय्याशी में गुजर रहा है और कहाँ मैं ये चूल्हे चौके में फंस गई हूँ। अरे बाबू तो बताओ ना, कहाँ जाना है तुम्हें, क्या चाहिए, गुस्सा क्यों होती हो? और अपने फ़ोन को उठाकर पूजा एक फ़ोटो अपने पति को दिखाते हुए कहती है, मुझे ये चाहिए। देख लो विवेक, मुझे कुछ नहीं पता, ये डायमंड का सेट मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। अगर ये सेट मुझे नहीं मिला तो कल से तुम मेरे साथ कमरे में नहीं सो रहे। अरे ये कैसे जिद है पूजा? अभी तो मैंने तुम्हें 2 लाख की ज्वेलरी बना कर दी थी ना, उसकी EMI भी अभी तक नहीं चुका पाया हूँ, और ऊपर से ये 2.5 लाख का सेट। हाँ तो सिर्फ 2.5 लाख का ही तो है, 2.5 करोड़ का नहीं है। और अगर औकात नहीं थी तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। शादी की है तो पता होना चाहिए कि बीवी तो श्रृंगार करेगी ही, उसके खर्चे उठाने पड़ेंगे ही। बेचारा विवेक पूरी रात टेंशन से सो नहीं पाता। अगली सुबह, पूजा वो मेरी फाइल ढूंढ दो ना, मिल नहीं रही। देख नहीं रहे हो मैंने फेस पैक लगाया है? अब नेकलेस पहनने के लिए मुझे भी तो अप टू डेट रहना पड़ेगा ना। मुझे लगा था रात गई बात गई, पर ये तो रात गई बात गई वाली बात है ही नहीं। अब अच्छा ठीक है, मैं फाइल ढूंढता हूँ, पर टिफिन तो दे दो। कौन सा पेट है पता नहीं इनका, जो भरता ही नहीं। और गुस्से में पूजा किचन में जाती है और फ्रिज से ठंडी सब्जी और बासी 2 पराठे निकालकर टिफिन में पैक करके विवेक को पकड़ा देती है और फिर से शीशे के सामने बैठ जाती है। और हमेशा की तरह विवेक को बासी खाना लेकर ही ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है। ऑफिस में विवेक अपने कलीग मिहिर से बात करते हुए कहता है, ब्रो तू ज़रा मेरी हेल्प कर सकता है क्या? मुझे ना 2 लाख के अराउंड अमाउंट की ज़रूरत थी। भाई पहले ही तूने मुझसे जो पैसे लिए थे अब तक नहीं चुकाया है, और अब फिर से 2 लाख की डिमांड कर रहा है। सॉरी ब्रो, और मुझसे क्या ऑफिस में ऐसा कोई नहीं बचा जिससे तूने पैसे उधार ना लिया हो। अब ऐसे क्रेडिट वाले की हेल्प करने का रिस्क ले भी कौन? वैसे ये पैसे भी तो अपने घर के किसी मेंबर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ले रहा होगा ना। अरे ब्रो, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड? कोई 8-10 लाख की सैलरी नहीं है तेरी। घर वालों को बोल मेरी इतनी औकात है, इससे ज़्यादा मैं तुम लोगों पर खर्च नहीं कर सकता। मिहिर और विवेक आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ ऑफिस के बॉस आते हैं और इस बात को सुन लेते हैं। विवेक, कम इन माय कैबिन राइट नाउ। विवेक अपने बॉस के कैबिन में जाता है। तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? पुराने एम्प्लॉय हो तुम, मेरे छोटे भाई की तरह मानता हूँ मैं तुम्हें, इसीलिए सलाह देता हूँ ज़रा खुद के बारे में भी सोचो। तुम्हारी आँख के नीचे गड्ढे पड़ चुके हैं, दिन रात काम करते हो तुम। पर सर पैसे भी तो ज़रूरी है ना,
आप अगर मुझे कोई आउटसोर्स का एक्स्ट्रा काम दे सकते हैं तो वो मैं रात को कर लूँगा। आई नीड मनी सर, मुझे अभी कुछ पैसे चाहिए, मैं ध्यान रख लूँगा खुद का। ठीक है, आज रात से ही 10 बजे से सुबह 4 बजे तक की एक शिफ्ट तुम दे लो और ये लो 50,000 रुपये। आई होप इससे तुम्हारी कुछ हेल्प हो पाए। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। विवेक दिन रात पैसे कमाने में लगा रहता है। इसके अलावा घर का राशन लाना, माँ की दवाई लाना, पापा के शौक पूरे करना, बहन को घुमाना फिराना, ये सब कुछ विवेक अकेला ही करता है। पर नहीं किसी को उसकी पसंद नापसंद, उसके शौक की फिक्र होती और ना ही उसकी तबीयत की। एक सुबह, विवेक ज़रा 50,000 दे तो। जी पापा, अभी ला। पैसे निकाल रहा है तो मुझे भी ज़रा 10,000 दे दे, मुझे किटी में भरना है। यहाँ विवेक का जीवन खुद किश्तों पर चल रहा था, पर उसके घर वालों के शौक रईसों से कम नहीं थे। मुरारी पैसे लेकर समाज की कमेटी के पास जाता है और वहाँ 10,000 निकाल कर दान कर देता है। ये तो विवेक के पिताजी है। एक कंपनी का बॉस होकर मैं यहाँ 500 रुपये दे रहा हूँ और अंकल जी 10,000 रुपये दे रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि विवेक के सारे पैसे जाते कहाँ हैं। और ऑफिस पहुंचते ही बॉस ने विवेक को इस बारे में बताते हुए कहा, मेरे नज़र के सामने जो है बस वही बता रहा हूँ। दाना करते भी 8 से 10 की लोन की EMI भरते हो तुम, उसके बाद भी तुम्हारे पापा यहाँ हर जगह 10-10 हज़ार रुपये दान कर रहे हैं। अरे भाई, इस तरह से पैसे लुटाओगे तो तुम्हें सड़क पर आने में वक्त नहीं लगेगा। बच्चे नहीं हो तुम कि मैं तुम्हें रोज़ रोज़ बताऊँगा। विवेक, इतना अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोई ट्रॉफ़ी नहीं देने वाला, पर तुम्हें तो ट्रॉफ़ी मिल ही जा रही है सबको खुश करके। तो बाहर बैठे अपने कलीग्स को भी खुश कर लो, क्योंकि आज सभी मिलकर तुमसे पैसे मांगने वाला है। क्या? ऐसा मत कहिए सर, मैं एक साथ सभी को पैसे कैसे दूंगा? वो तो मुझे नहीं पता। यू कैन गो नाउ। और जैसे ही विवेक अपने बॉस के कैबिन से बाहर निकलता है, सभी के सभी उस पर टूट पड़ते हैं। अब तो मुझे लगता है तूने सोच लिया है कि हमारे पैसे डकार कर यहाँ से भाग जाएगा। अरे मैं तुम्हारे 1 लाख रुपए लेकर कहाँ भागूंगा? तुम ही बताओ प्रेम। मेरा घर यहीं है, मेरा परिवार यहीं है, मैं कैसे भाग सकता हूँ भाई? तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो। प्रेम से 1 लाख लिए थे तूने और बाकी सबसे किसी से 10,000, किसी से 20, किसी से 2 लाख, किसी से 4 लाख, कुल मिलाकर 15 लाख रुपए हो रहा है। 15 लाख रुपए लेकर तो तुम भाग सकते हो ना? अरे क्या बोल रहा है मिहिर? प्लीज गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम सबके पैसे दे दूंगा। दे दूंगा नहीं, तुम्हें अब देने पड़ेंगे और तुम्हारे पास 15 दिन है। इस 15 दिन में हम सबके 15 लाख रुपए दे दो, वरना 2 जोड़ी कपड़े पैक कर लो और जेल में बैठकर आराम से ऑफिस का प्रेजेंटेशन जमा करना। अरे कहाँ से लाऊंगा पैसे? कैसे होगा ये सब? एक बार में 15 लाख रुपए जैसी मोटी रकम एक ऑफिस में काम करने वाला लड़का लाता भी तो कैसे? विवेक पसीने पसीने हो जाता है और हर तरफ दिमाग लगाना शुरू कर देता है कि कहाँ से वो 15 लाख रुपए लाए। रात को जैसे ही वो घर पहुंचता है, देखता है कि उसके घर में कार खरीदने पर डिस्कशन हो रहा है। कार ले रहे हैं पापा आप? हाँ क्यों भैया, नहीं ले सकते क्या कार हम? और वैसे कार पापा नहीं ले रहे, मम्मी ले रही है, वो भी मेरे लिए। अब रोज कॉलेज टैक्सी में जा जाकर मैं तो परेशान हो गया हूँ। कितनी इंसल्ट होती है मेरी, क्या बताऊँ। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तुझसे नहीं मांग रही हूँ पैसे मैं। मेरी एक FD मैच्योर हो गई है तो 7-8 लाख रुपए आने वाले हैं, तो सोचा वरुण के लिए कार ले लूँ। अगर ऊपर से कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुझे बता दूंगी। ये सुनकर जैसे ही विवेक अपने कमरे की ओर बढ़ने के लिए पहला कदम बढ़ाता है, उसे चक्कर आ जाते हैं। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। सभी हड़बड़ा जाते हैं और उसे लेकर अस्पताल भागते हैं। यहाँ विवेक के घर वाले अस्पताल पहुँचते हैं तो वहाँ ऑफिस के बॉस और उसके कलीग्स पूरे 2 घंटे डॉक्टर की निगरानी में रहने के बाद विवेक को होश आता है। क्या हो गया मेरे हस्बैंड को डॉक्टर? वो तो आपको पता होना चाहिए। 32 साल की उम्र में लड़के को इतनी सारी बीमारियां हो रखी है। BP है, शुगर है, हार्ट रेट भी कुछ सही नहीं है। इसे इतना स्ट्रेस किस बात का है? अभी तो चीज़ें समझ जाएगी, पर अगर यही स्ट्रेस लेवल विवेक का आगे भी रहा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग चुप क्यों? और आप लोगों के माथे पर यह सिकन कैसे? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ना कि आप लोगों की सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। आज आपके बेटे की यह हालत ना आपके कारण हुई है। छोटा भाई हो या बहन, बीवी हो या माँ बाप, सभी को बस अपने काम की पड़ी थी। किसी को अपना काम करवाना था तो किसी को पैसे निकलवाने थे।
पर किस समय विवेक पर क्या गुजर रही है किसी ने नहीं पूछा। ऑफिस के चपरासी तक से विवेक ने उधार ले रखा है, फिर भी उसके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। वो खुद तो फटे हुए जूते पहनकर ऑफिस आता है, पर आप सबकी ज़रूरतें पूरी करता है, और आप में से किसी ने भी उसकी नहीं सोची। हे भगवान, ये कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं अपने बेटे का दुख नहीं समझ पाई। इस गलती के लिए भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। वरुण, कल मेरी एफडी से जो 7-8 लाख रुपए आने वाले हैं, तू विवेक को दे देना। उन पैसों से उसकी थोड़ी तो मदद हो जाएगी। और बाकी के पैसे मम्मी जी मैं अपनी ज्वेलरी गिरवी रख देती हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब देख लूँगा। मुझे पता था कि विवेक को ये दिन कभी ना कभी तो देखना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं उसके पीएफ में ज़्यादा पैसे कटवाता था। अब वो पीएफ ही उसकी मदद करेगा और बाकी बचे लोगों के उधार चुक जाएंगे। और इस इंसिडेंट के बाद सभी को समझ में आ जाता है कि वो क्या कर रहे थे। सभी विवेक से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं और इस दिन के बाद कोई भी अपनी गलती नहीं दोहराता।